जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेबर मोदे के सिद्धांत के बारे में। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी चल रही है और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की हमारी ये आज की तीसरी क्लास है। और इस तीसरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अल्फ्रेड वेबर द्वारा प्रतिपादित न्यूनतम लागत विचारधारा के बारे में। ठीक है, कि अल्फ्रेड वेबर मोदे ने एक न्यूनतम लागत विचारधारा का प्रतिपादन किया था। अब ये न्यूनतम लागत विचारधारा किससे संबंधित है, क्या बात है यहाँ पर। देखो, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का यूनिट है तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री से रिलेटेड है ये। तो जो अल्फ्रेड वेबर महोदय है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था और भी बहुत सारे अलग अलग विद्वानों ने सिद्धांत दिया। और वो सिद्धांत था कि हमें किसी भी उद्योग को कहाँ पर स्थापित करना चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ पर लागत तो मिनिमम आए और हमें प्रॉफिट मैक्सिमम मिले। तो अल्फ्रेड वेबर के द्वारा एक न्यूनतम लागत विचारधारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसको हम द लीस्ट कॉस्ट थ्योरी बोलते हैं। और ये जो न्यूनतम लागत विचारधारा सिद्धांत है, इससे हमें पता चलेगा यहाँ पर कि हमें उद्योग को कहाँ पर लगाना चाहिए ताकि वहाँ पर सबसे कम लागत आए और वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके अलावा प्यारे साथियों, ये जो सिद्धांत है अल्फ्रेड वेबर का, यहाँ से ऑलमोस्ट पूरे चांस होते हैं कि एक क्वेश्चन बनता है, चाहे वो डीप से बने या फिर वो क्रॉस मैचिंग टाइप का बने, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी होती है यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की। तो आपको इस वीडियो को पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ देखना है। बिल्कुल फुल डिटेल से है, 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। जहाँ तक है यहाँ से एक भी क्वेश्चन, यदि अल्फ्रेड वेबर के सिद्धांत से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो शायद ही कोई ऐसा हालात हो कि क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर जाए। बाकी किसी भी हाल में इस वीडियो से अल्फ्रेड वेबर का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। हम बिल्कुल डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आप यदि चाहते हो ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना, बहुत गजब का ज्योग्राफी में स्कोर करना, तो ज्योग्राफी का हमारे यहाँ पर गारंटी बैच स्टार्ट हो चुका है। आप ज्योग्राफी का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ्रेड वेबर के बारे में। इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर उनकी बारे में और भी चीज़ें लिखेंगे कि अल्फ्रेड वेबर का जन्म यहाँ पर हुआ था, इनका जन्म तब हुआ था। भाई हम यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, किसी की बायोग्राफी तैयार नहीं कर रहे। यहाँ पर जन्म से रिलेटेड कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कौन से गांव में हुआ था और कब हुआ था, इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन नहीं बनता, इन फ्यूचर भी नहीं बनेगा। अल्फ्रेड वेबर कौन थे? एक जर्मन के थे और वो एक अर्थशास्त्री थे। पहले वो कौन थे यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनता था, लेकिन आजकल बनने लग गया। इससे पिछला वाला जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि वेगनर एक जलवायु वेता थे, वेगनर एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आया था। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा अल्फ्रेड वेबर के संबंध में कौन से कथन उचित हैं। पहला कथन रहेगा कि अल्फ्रेड वेबर के द्वारा थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री किताब लिखी गई थी। दूसरा बन जाएगा अल्फ्रेड वेबर ने आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया था, स्थानीयकरण से त्रिभुज शब्द का प्रयोग किया था। अगला स्टेटमेंट बन जाएगा कि अल्फ्रेड वेबर जर्मन के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। ठीक है, अगला स्टेटमेंट बढ़ जाएगा अल्फ्रेड वेबर जर्मन के एक प्रसिद्ध भूगोलवेता थे। ठीक है, अगला बन जाएगा अल्फ्रेड वेबर अमेरिका के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। अब आपको दोनों के बारे में पता होगा तभी तो आप सही कर पाओगे कि जो अल्फ्रेड वेबर थे वो जर्मन के थे और एक अर्थशास्त्री थे वो। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया 1999 में, यह डेट याद करनी है आपको क्योंकि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक डेट याद करने के लिए नहीं कहता, लेकिन कुछ है जो हमें याद करनी ही पड़ेगी। अल्फ्रेड वेबर उन्होंने एक किताब लिखी, अबर डेन स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल। ये एक किताब का नाम है। ये जो किताब है वो जर्मन लैंग्वेज में है। किस में है? जर्मन लैंग्वेज में, क्योंकि जो अल्फ्रेड वेबर थे वो जर्मन के थे, तो जाहिर सी बात है ये जर्मन लैंग्वेज में लिखेंगे। तो इन्होंने 1909 में जर्मन लैंग्वेज में एक किताब लिखी जिसका नाम था अबर डेन स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल। बाद में इन्होंने अपनी इसी किताब का ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में। ठीक है, जब इसी किताब का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ तो इस किताब का इंग्लिश में नाम हो गया थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो अल्फ्रेड वेबर ने एक किताब लिखी थी
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसको जर्मन भाषा में बोलते हैं अबार्टन स्टैंडर्ड डेर इंडस्ट्रियन। जर्मन भाषा में ये 1909 में लिखी हुई किताब थी, जिसका 1929 में क्या हुआ था, ट्रांसलेशन हुआ था इंग्लिश में, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन होकर इसका इंग्लिश नाम बन गया था थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, इसी किताब में उन्होंने अपनी न्यूनतम लागत विचारधारा के बारे में बताया था। ठीक है, क्योंकि भाई जर्मन वाली जो ये भाषा किताब थी, इसी किताब में इन्होंने न्यूनतम लागत विचारधारा के बारे में बताया था, लेकिन तब तक ये बहुत ही ज़्यादा हर एक कैंडिडेट को नहीं पता चल पाया था इसके बारे में। लेकिन जब इस किताब का ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ ना, तब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को पता चल गया था कि अल्फ्रेड वेबर ने अपनी इस किताब में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इनका जो न्यूनतम लागत विचारधारा का जो सिद्धांत है, इसको प्रसिद्धि कौन सी किताब के द्वारा मिली थी, जब इन्होंने अपने जर्मन भाषा की किताब का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से। इसलिए ऑलमोस्ट ये भी कह देते हैं कि न्यूनतम लागत विचारधारा सिद्धांत का प्रतिपादन किस में हुआ था, थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में हुआ था, जो जायज सी बात भी है। इसके अलावा एक रियलिस्टिक थ्योरी है, वास्तविक युक्त सिद्धांत, वो भी वेबर के द्वारा ही दिया गया था। तो जो रियलिस्टिक थ्योरी है वो भी वेबर से ही संबंधित है। वेबर का जो सिद्धांत है वो क्या है, एक निश्चयवादी सिद्धांत है। क्या है, एक निश्चयवादी सिद्धांत है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं वेबर के सिद्धांत की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के बारे में कि अल्फ्रेड वेबर के सिद्धांत की कौन कौन सी आधारभूत मान्यताएं हैं। ठीक है, डिटेल से बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश करेंगे कि अल्फ्रेड वेबर के सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं कौन कौन सी थी। सबसे पहले इनकी आधारभूत मान्यता थी एक रूप क्षेत्र। ठीक है, एक रूप क्षेत्र का मतलब क्या है, अल्फ्रेड वेबर ने बताया कि यदि हम किसी भी इंडस्ट्री का उत्पादन किसी भी इंडस्ट्री को लगाते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि वो क्षेत्र एक रूप हो। क्या हो, एक रूप हो। अब यहाँ पर मैं आपको दो डायग्रामों से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ये डायग्राम है, यहाँ पर तांबे की फैक्ट्री लगी हुई है। ठीक है, तांबे की फैक्ट्री लगी हुई है। ठीक है, एक ये क्षेत्र जहाँ पर लोहे की फैक्ट्री लगी हुई है, लोहे की फैक्ट्री, यहाँ से लोहा इस्पात ही पैदा होता है ओनली। ठीक है, इस तरीके से ये दो कंडीशन है, एक एरिया वो है जहाँ पर तांबे की फैक्ट्री है, दूसरा एरिया जहाँ पर लोहे की फैक्ट्री है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पर बहुत सारी तांबे की फैक्ट्री हैं, तो वहाँ पर उसके निकटवर्ती क्षेत्र में जो कच्चा माल है तांबा का, वो बिल्कुल आसानी से मिल जाता होगा। और जहाँ पर लोहे की बहुत ज़्यादा फैक्ट्री है, उसके निकटवर्ती क्षेत्र में जो लोहे इस्पात का जो कच्चा माल है वो आसानी से मिल जाता होगा। भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा रीजन था कि सभी की सभी फैक्ट्रियाँ इस वाले एरिया में या इस वाले एरिया की ओर आकर्षित तो हो रही हैं। हो सकता है कि वो कच्चे माल की उपलब्धता हो, क्योंकि कच्चे माल की उपलब्धता की वजह से ही जो इंडस्ट्री होती हैं वो आकर्षित होती हैं कच्चे माल स्रोत की ओर या फिर बाजार की ओर। ठीक है, तो अब सपोज डेट आप ऐसा चाहो कि मैं इस वाले एरिया में लोहे की फैक्ट्री लगाऊं और इस वाले एरिया में मैं तांबे की फैक्ट्री लगाऊं, तो क्या आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे? आप अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। यदि आप लोहे की फैक्ट्री यहाँ पर लगाते हो, तांबे की फैक्ट्री यहाँ पर लगाते हो, तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा आपको। लेकिन यदि यहाँ पर आप तांबे की फैक्ट्री लगाते हो, यहाँ पर आप लोहे की फैक्ट्री लगाते हो, तो आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंप्लीट इन्वायरमेंट किस टाइप का है, तांबे की फैक्ट्री का है। यहाँ पर जितनी भी दुकानें होंगी, वो तांबे की जितनी भी मशीनें होती हैं, तांबे में जिन तांबा उत्पादन करने में जिन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, उनसे रिलेटेड होंगी। इस एरिया में तांबा उद्योग से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इस एरिया में लोहा इस्पात से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट बहुत आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप इस एरिया में तांबे की फैक्ट्री से संबंधित कोई भी सामान, जैसे तांबे की कोई मशीन है, तांबा उत्पादन करने वाली जो फैक्ट्री है उसकी कोई मशीन है और उसका आपको एक पेज चाहिए, तो वो पेज आपको यहाँ पर आसानी से नहीं मिलेगा। हाँ, यदि लोहा उत्पादन करने वाली मशीन का यहाँ पर आपको पेज चाहिए तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो मार्केट है उसी तरीके से बन गया। ठीक है, तो यदि आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट कमाना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से लंबे टाइम तक फैक्ट्री चलानी है, तो कोशिश करके आप अपनी फैक्ट्री को उस एरिया में लगाओ जहाँ पर उसके अकॉर्डिंग का क्षेत्र वहाँ पर लगाओ, एक रूप क्षेत्र है। उसके बाद परिवहन व्यय भार एवं दूरी का प्रतिफल है। अब परिवहन व्यय का मतलब खर्चा।
अब जो परिवहन का खर्चा है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो भार का और दूरी का प्रतिफल होता है। जायज़ सी बात है, जहाँ तक है इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है भाई, लॉजिकल बात है ये कि जो परिवहन की व्यय है वो दूरी और भार के अनुपात में बढ़ती रहती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी परिवहन लागत बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे भार बढ़ता जाएगा परिवहन भार भी बढ़ता, लागत भी बढ़ती जाएगी। कच्चे माल की स्थिति के स्रोत का स्थान निश्चित है, इनकी स्थिति के बारे में पूर्ण जानकारी। अब प्यारे साथियों, आप सपोज दैट तांबे की फैक्ट्री लगाना चाह रहे हो, तो आपको कच्चे माल के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि यदि मैं इस एरिया में तांबे की फैक्ट्री लगाता हूँ तो मेरे को कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, कच्चा माल कहाँ से मिलेगा। ठीक है, अब एक तो ये कंडीशन भाई आपने एक तो यहाँ पर लगा दी, सपोज दैट कच्चा माल तांबे का यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब एक तो फैक्ट्री लगा दी आपने तांबे की यहाँ पर, एक तांबे की फैक्ट्री यहाँ लगाई, एक तांबे की फैक्ट्री आपने यहाँ पर लगा दी। तो अब आप खुद बताओ कि कौन सी कंडीशन में आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। प्यारे साथियों, यहाँ पर तो आप तांबे को, कच्चे माल को यहाँ से तुरंत फैक्ट्री तक पहुँचा दोगे, थोड़ी बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। इस कंडीशन में आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहेगी। इस एरिया में तो प्यारे साथियों आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी होगी। ठीक है, बहुत ही लंबी डिस्टेंस आपको कवर करनी होगी, इसलिए यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप जो भी फैक्ट्री लगा रहे हो उसमें जो कच्चा माल चाहिएगा ना, वो आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आपने फैक्ट्री लगा दी, आपके पास रुपए थे, अब आपको पता ही नहीं कि कच्चा माल कहाँ से लेके आऊँ, अब कहीं कहीं से उठा के लेके आ रहे हो, आप कहाँ से प्रॉफिट कमाओगे। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो भाई, आप किताब की दुकान खोल रहे हो, ठीक है, और आपको पता ही नहीं है कि किताबों से रिलेटेड जितना भी सामान है, किताब की दुकान से रिलेटेड या स्टेशनरी से रिलेटेड जितना भी सामान है, वो सस्ती कीमत पर कहाँ मिलता है, आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। आप तो बस ये जो छोटे छोटे रिटेलर है ना, वहाँ से सामान खरीद रहे हो। अब ये जो छोटे रिटेलर है वो आपके महंगी कीमत में सामान बेच रहे हैं। भाई आपकी दुकान यहाँ पर है, इसी के पास में एक दूसरी स्टेशनरी की शॉप है, ये भाई साहब ऐसी जगह से सामान लेके आ रहे हैं जहाँ पर एक पेन 2 रुपये का आ रहा है और उसको ये 5 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, ये भाई साहब है, इनको पता नहीं है इस वाली जगह के बारे में, ये तो केवल यहाँ से इस पेन को ले रहा है रिटेलर से, और ये रिटेलर इनको ये पेन 3 रुपये का दे रहा है, इनको 2 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, इनको 3 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। तो नुकसान हुआ ना इनको, क्योंकि इनको कच्चे माल स्रोत के बारे में जानकारी नहीं थी। इन भाई साहब को सब कुछ पता था, इसलिए इनको 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। केंद्रीय बिंदु बाजार है जहां पर फर्म या द्वारा उत्पादित माल विक्रय होता है। ठीक है भाई, केंद्रीय जो बिंदु है वो बाजार होता है जहां पर फैक्ट्रियों में उत्पादित कच्चा माल है जो बिकने का काम होता है। श्रम भौगोलिक रूप से नियमित स्थानों पर विद्यमान है, ये ध्यान रखना प्यारे साथियों। जो श्रम है ना, श्रम का मतलब है श्रमिक, श्रमिक है ना, वो भी एक नियमित स्थानों पर ही मिलते हैं, ऐसा नहीं कि आपको हर जगह श्रमिक मिल जाएंगे। इसका मैं एक प्यारा सा फिर से एक एग्जाम्पल देता हूँ और उससे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सीन क्या है, सपोज डेट यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री हैं, ठीक है, यहाँ पर फैक्ट्री हैं, यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है, ठीक है, यहाँ पर तो केवल दुकान ही दुकान है। अब जो लोग फैक्ट्रियों में काम करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से लोग हैं जो बाहर कमाने के लिए जाना चाह रहे हैं। अब इनमें से 90% लोग तो फैक्ट्रियों में काम करना चाह रहे हैं, 10% लोग फैक्ट्रियों में काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो जो 90% लोग फैक्ट्रियों में काम करना चाह रहे हैं वो इस वाले एरिया में जाना चाहेंगे या फिर वो इस वाले एरिया में। जाहिर सी बात है, यहाँ पर फैक्ट्री है तो ये लोग तो इधर ही जाएंगे। ठीक है, ये जो 10% लोग ये फैक्ट्रियों में काम नहीं करना चाहते, ये इसलिए इधर जाएंगे कि हमें फैक्ट्रियों में काम नहीं करना है, हमें तो कोई दूसरा टाइप का काम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब इस एरिया में तो कैसे लोग हैं, सभी के सभी जो रहने वाले हैं श्रमिक, वो फैक्ट्रियों में काम करना चाहते हैं, उनको फैक्ट्रियों में काम करने का नॉलेज है। यहाँ पर सभी के सभी कौन लोग रह रहे हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करना नहीं चाहते, जिनको फैक्ट्रियों में काम करने का नॉलेज नहीं है। अब आप चाहो कि मैं यहाँ पर फैक्ट्री लगाऊं, तो प्यारे साथियों यदि आप यहाँ पर फैक्ट्री लगाओगे ना तो आपको बहुत ही कुशल श्रमिक कम कीमत पर आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर फैक्ट्री लगाओगे ना
तो पहली बात तो आपको बहुत ही कुशल श्रमिक और कम कीमत पर मिलेगा ही नहीं। यदि कोई कुशल श्रमिक मिलेगा तो वो चार्ज भी ज़्यादा लेगा और वो बहुत ज़्यादा कुशल भी नहीं होगा। प्रत्येक उत्पादन को असीमित बाजार की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। असीमित बाजार, भाई आप एक तो ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो, बना रहे हो जिस प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोगों की संख्या केवल 500 है। दूसरी साइड आप एक ऐसा प्रोडक्ट पैदा कर रहे हो जिसको ऑलमोस्ट हर कोई खरीद सकता है, मतलब 5 लाख है। तो भाई जायज़ सी बात है, जिस प्रोडक्ट को खरीदने वालों की संख्या केवल ही 500, मतलब सीमित बाजार क्षेत्र है, तो उस प्रोडक्ट को 500 से ज़्यादा लोग तो खरीद नहीं सकते। यहाँ पर प्यारे साथियों, उस प्रोडक्ट को खरीदने वालों की संख्या 5 लाख है, बाजार बहुत विस्तृत है। 5 लाख में से 5000 तो खरीदेंगे ना भाई। 5000 तो खरीदने की आपके मन में ये तो विचारेगा ना कि यार 5000 भी खरीद सकते हैं, 50,000 भी खरीद सकते हैं, 2 लाख भी खरीद सकते हैं, क्योंकि खरीदने वालों की संख्या कितनी है, 5 लाख है। यहाँ तो प्यारे साथियों टोटली 500 है, आप 1000 के बारे में भी नहीं सोच सकते। तो आप कोई भी इंडस्ट्री लगाते हो तो उसमें ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो ज़्यादातर लोगों के काम का हो। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति विद्यमान है, मतलब प्यारे साथियों कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। ठीक है, तो यदि आपको इंडस्ट्री लगानी है तो आपको पहले माइंडसेट बनाना है कि भाई कंपटीशन के बीच में रहना होगा। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, वो कोई भी काम करने से पहले बहुत सोचता है, समझता है। परिवहन जाल सभी संदर्भों में एक समान है। ठीक है, वेबर मोदे की मान्यता थी कि जो परिवहन वहन है वो हर एक संदर्भ में समान होता है। वेबर मोदे का मानना था कि भाई जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हर एक संदर्भ में समान है, जो कि वेबर मोदे का एक सबसे बड़ी आलोचना भी आएगी आगे। ठीक है, वेबर मोदे की एक सबसे बड़ी आलोचना भी थी ये मानना कि परिवहन जाल में सभी दिशाओं में, सभी संदर्भों में जो परिवहन वह वो एक समान है। प्यारे साथियों, परिवहन वह ना वो सभी दिशाओं में एक समान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यदि आप कच्चा माल को लेके जा रहे हो, सपोज दैट आप एक ट्रक में कचरा भर के लेके जा रहे हो, किराया कम लगेगा। आप एक ट्रक में लोहा भर के लेके जा रहे हो, किराया ज़्यादा लगेगा। एक ट्रक में आप सोना भर के लेके जाओ, किराया बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि आप जिस वस्तु का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो ना, उस वस्तु का नेचर कैसा है। ठीक है, उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल के स्रोत, स्थिति और उद्योगपति को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। प्यारे साथियों, उद्योगपति को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जो वो प्रोडक्ट पैदा कर रहा है उस प्रोडक्ट का मार्केट कहाँ पर है, उस प्रोडक्ट का कच्चा माल का स्रोत क्या है, इन सभी के बारे में उसको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। परिवहन लागत कच्चे माल एवं उत्पादित वस्तुओं के वजन एवं दूरी पर निर्भर करती है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कच्चे माल के ऊपर, ठीक है, उत्पादित वस्तुओं के वजन पर और दूरी पर। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में भी आपको समझा दिया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो डिपेंड करती है किस किस के ऊपर, वस्तु के भार पर और दूरी पर। एक कारखाना का एक ही उत्पाद अर्थात एक समय में एक ही वस्तु पर ध्यान दिया जाता है। अब ये सबसे मेन बात है प्यारे साथियों, यदि आप कोई इंडस्ट्री लगा रहे हो ना तो कोशिश करो आप केवल एक ही टाइप का प्रोडक्ट पैदा करने की, उससे आपकी ब्रांडिंग वैल्यू बहुत अच्छी खासी बन जाएगी। आपने सपोज दैट एक फैक्ट्री लगाई जहाँ पर एक सिर में लगाने वाला ऑयल बनता है। ठीक है, तो आप कोशिश करो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अच्छी अच्छी क्वालिटी के ऑयल निकालने की। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, खाने वाला ऑयल निकाल सकते हो। अब भाई आपकी फैक्ट्री है ऑयल की, आज आपने ऑयल बना दिया, कल आप उसमें आटा बना रहे हो, परसों के दिन उसी फैक्ट्री में आप आइसक्रीम का सिस्टम लगा रहे हो, चौथे दिन आप बिस्किट का सिस्टम लगा रहे हो, पाँचवें दिन आप उसमें लोहे का सिस्टम लगा रहे हो कि लोहा उत्पादित करेंगे। तो आपकी ब्रांडिंग वैल्यू भी नहीं बन पाएगी और आपकी फैक्ट्री सही ढंग से भी नहीं चल पाएगी। तो स्टार्टिंग फेज में आप कोशिश करो कि जिस इंडस्ट्री को आप जिस टारगेट से लगा रहे हो ना, वो 100% उसी टारगेट के ऊपर डेडिकेट होनी चाहिए। वेबर ने माना कि संस्थागत आधारों जैसे ब्याज दर सीमा, ब्याज दर, बीमा, कर स्तर का प्रभाव उद्योग संस्था स्थिति पर नहीं पड़ता है। ठीक है, वेबर मोदे ने मान लिया ये बात कि यदि हम किसी भी इंडस्ट्री का उत्पादन स्थापना करते हैं, यदि हम कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसके ऊपर ब्याज की दर का, बीमा का, कर स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये भी इनकी सबसे बड़ी आलोचना है।
ठीक है। आगे आपको मैं जब आलोचना पढ़ाऊंगा तो उसमें ये भी एक सबसे बड़ी आलोचना मिलेगी। भाई आप एक तो पूरा एक कर्जा करके फैक्ट्री खोल रहे हो, तो आपको डर रहेगा कि यार 2 रुपये सैकड़े का ब्याज चल रहा है, उसके ऊपर हमने बीमा नहीं करवाया, कभी फैक्ट्री में आग लगी तो सारा तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, टैक्स का भी ज़्यादा टैक्स जा रहा है, कमाई कम हो रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है, टैक्स ज़्यादा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं। दूसरी साइड आपके खुद के रुपए थे, घर पर रखे हुए थे, आपने सोचा कि घर पर रुपए रखे हैं, कोई काम के नहीं है, फैक्ट्री डाल दूं मैं, 1000 रुपये भी आएंगे तो प्रॉफिट के हैं, तो यहाँ पर आपको कोई टेंशन होगी नहीं, क्योंकि आपको तो ऐसा रहेगा 1000 रुपये तो आ रहे हैं भाई, ये घर पर भी तो रखे थे रुपए। तो जो इंडस्ट्री होती है ना, उसको ब्याज की दर, बीमा, कर स्तर, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। वेबर के अनुसार औद्योगिक स्थानीयकरण के कारक, ठीक है, वेबर के अनुसार औद्योगिक स्थानीयकरण के कारक 2 प्रकार के होते हैं। पहला कारक होता है प्रादेशिक कारक और दूसरा होता है स्थानीय कारक। जो प्रादेशिक कारक है उसको हमने सबसे पहले हम देख लेते हैं स्थानीय कारक। स्थानीय कारक को 2 भागों में डिवाइड किया, पहला केंद्रीकरण कारक, दूसरा विकेंद्रीकरण का कारक। जो प्रादेशिक कारक थे उसको 2 भागों में डिवाइड किया, पहला यातायात लागत और दूसरा श्रम लागत। अब जो ये यातायात लागत थी उसको 4 भागों में डिवाइड किया, पहला यातायात किया जाने वाला कच्चा माल, स्थानीयकरण भार, पदार्थ सूचकांक और यातायात की दूरी। ठीक है, तो जो यातायात लागत थी इसको इन्होंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, पहला यातायात किया जाने वाला कच्चा माल, स्थानीयकरण भार, पदार्थ सूचकांक और यातायात की दूरी। वहीं जो श्रम लागत थी इसको इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक श्रम लागत निर्देशांक और दूसरा श्रम लागत गुणांक। ठीक है, तो जो श्रम लागत थी इसको इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया, एक श्रम लागत निर्देशांक के रूप में और दूसरा श्रम गुणांक के रूप में। अब जो यातायात किया जाने वाला कच्चा माल है इसको भी इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया कि एक तो हम यातायात किया जाने वाला जो कच्चा माल है वो सर्वत्र सुलभ हो सकता है या फिर वो स्थानीय कच्चा माल हो सकता है। अब ये जो स्थानीय कच्चा माल है इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया, या तो वो शुद्ध कच्चा माल हो सकता है या फिर वो मिश्रित कच्चा माल हो सकता है, या वो मिश्रित कच्चा माल हो सकता है। अब ये मिश्रित कच्चा माल क्या है, शुद्ध कच्चा माल क्या है, सर्वत्र सुलभ कच्चा माल क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल वाली क्लास में बता चुका था बिल्कुल डिटेल से। तो आप ये डायग्राम है ना इसको एक बार ध्यान रख लेना प्यारे साथियों। ठीक है, ऐसे कैसे बिल्कुल एज इट इज इस डायग्राम को याद रख लेना। अब हम बात करते हैं यातायात की लागत के बारे में कि यातायात की लागत किस तरीके से है, यहाँ पर क्या सीन है, इसको हम कवर करते हैं। यहाँ पर एक बार पानी पी लो सभी के सभी। चलो, कच्चे माल को कारखाने तक पहुंचाने एवं तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में लगने वाली कुल लागत यातायात लागत। ठीक है भाई, यातायात लागत क्या होती है, कच्चा माल है, खान से आप उसको कारखाने तक पहुंचा रहे हो। भाई कच्चा माल की जो खान है उस कच्चे माल को आप खान से और कारखाने तक पहुंचा रहे हो, कारखाने में जाकर उस कच्चे माल से प्रोडक्ट तैयार किया गया, अब आप उस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो कच्चे माल को कारखाने तक पहुंचाया, कारखाने से प्रोडक्ट को आपने मार्केट तक पहुंचाया, तो इसको पहुंचाने में किसकी लागत लग रही है, भाई पहुंचाने में लागत तो लग रही है ना। कच्चे माल को पहले कारखाने तक पहुंचाया तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन लागत लग गई, फिर आपने तैयार माल को मार्केट तक पहुंचाया तो फिर उसमें लागत लग गई। तो ये वाली जो लागत है ना इसको आप क्या बोलोगे, यातायात की लागत बोलोगे। यातायात की लागत ही बोलोगे ना, कोई दूसरा नाम थोड़ी ना दोगे, यातायात की लागत ही बोलोगे इसको आप, जायज़ सी बात है, क्योंकि कुछ और बोल भी नहीं सकते इसको, यातायात की लागत ही बोलेंगे। यातायात किया जाने वाला कच्चा माल सर्वव्यापी हो सकता है। ठीक है, आप जिस भी कच्चे माल का यातायात कर रहे हो, जिस कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हो, तो उसमें जो आपकी लागत आएगी, उसमें जो आपका खर्चा आएगा वो निर्भर करता है आपके पदार्थों के नेचर के ऊपर। सर्वव्यापी पदार्थ हो सकता है जो हर जगह मिल रहा है, तो जब कोई पदार्थ हर जगह मिल रहा है तो इसमें परिवहन लागत बिल्कुल कम आएगी। स्थानिक पदार्थ, स्थानिक का मतलब वो किसी स्थान विशेष पर मिल रहा है,
तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन लागत वो डिपेंड करेगी कि वो स्थानिक विशेष कितनी दूर है। सपोज डेट आपकी फैक्ट्री यहाँ पर और यहाँ पर कच्चा माल मिल रहा है, या फिर एक यहाँ पर भी कच्चा माल मिल रहा है, एक यहाँ पर भी कच्चा माल मिल रहा है। यहाँ से कच्चा माल लाने में कम लागत आएगी, यहाँ से कच्चा माल लाने में ज़्यादा लागत आएगी, और यहाँ से कच्चा माल लाने में और भी ज़्यादा लागत आएगी। ठीक है, अब ये डिपेंड एक और करता है कि शुद्ध कच्चा माल है या अशुद्ध कच्चा माल है। जब अशुद्ध कच्चा माल है तो मैंने कल बताया था कि अशुद्ध कच्चा माल होने की स्थिति में इंडस्ट्री कहाँ पर स्थापित होगी। तो यदि अशुद्ध कच्चा माल है तो जायज़ सी बात है फैक्ट्री को कच्चे माल वाले क्षेत्र में स्थापित कर दिया जाएगा। जब फैक्ट्री को हमने कच्चे माल वाले क्षेत्र में स्थापित कर दिया तो जायज़ सी बात है अब ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि हमने अपनी फैक्ट्री को कहाँ पर लगा दिया, जहाँ पर कच्चा माल पैदा हो रहा है। कहाँ पर लगा दिया, जहाँ पर कच्चा माल पैदा ही हो रहा है। ठीक है, यदि शुद्ध कच्चा माल है तो हम अपनी जो फैक्ट्री है उसको कहाँ पर लगाएंगे, बाजार में लगाएंगे। तो बाजार से जो कच्चा माल स्रोत हो चाहे कितने भी दूर हो वहाँ से हमें सामान को लेके आना पड़ेगा, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन लागत ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो इन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल से कल वाली क्लास में समझा दिया था, लास्ट टाइम में जब हम लास्ट फेज को पढ़ रहे थे तब। अब स्थानीयकरण भार के बारे में बात करते हैं हम, लोकेशनल वेट के बारे में। वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयुक्त संपूर्ण कच्चे माल एवं उससे उत्पादित संपूर्ण तैयार माल को लाने ले जाने में परिवहन किया जाने वाला समस्त भार को स्थानीयकरण भार कहते हैं। यहाँ पर प्यारे साथियों लागत की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है भार की। ठीक है, कि वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयुक्त संपूर्ण कच्चे माल एवं उससे उत्पादित संपूर्ण तैयार माल को लाने ले जाने में परिवहन के लिए किया जाने वाला समस्त भार को आप स्थानीय भार कहेंगे। भाई आप कच्चा माल, जैसे यहाँ पर खान है, यहाँ से खान से आपने कच्चे माल को उठाया और कारखाने तक पहुँचाया। ठीक है, तो आपने 100 किलो सामान को खान से कारखाने तक पहुँचाया। अब इस कारखाने से इस 100 किलो सामान से आपने केवल 80 किलो सामान पैदा किया। अब आप इस 80 किलो सामान को कहाँ तक पहुँचाओगे, मार्केट तक पहुँचाओगे। तो टोटल स्थानीयकरण भार कितना हो गया, 100 किलो तो कच्चे माल का हो गया और 80 किलो तैयार माल का हो गया। कितना हो गया, 180 किलो हो गया। ये क्या हो गया, स्थानीयकरण भार हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन में टोटल भार का कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है। भाई कितना वजन का आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, कितने वजन को आप एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर रहे हो। पदार्थ सूचकांक मटेरियल इंडेक्स, देखो उद्योग विशेष, इसका सूत्र याद कर लो प्यारे साथियों। पदार्थ सूचकांक का उद्योग विशेष में उत्पादित वस्तु एवं उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के वजन के अनुपात को हम क्या कहेंगे, पदार्थ सूचकांक कहेंगे। क्या कहेंगे, पदार्थ सूचकांक कहेंगे। कि उद्योग विशेष में उत्पादित वस्तु एवं उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के वजन के अनुपात को, ठीक है, उद्योग विशेष में उत्पादित वस्तु एवं उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के वजन के अनुपात को हम क्या कहेंगे, पदार्थ सूचकांक कहेंगे। पदार्थ सूचकांक का सूत्र होता है कच्चे माल का भार बटा तैयार माल का भार, और इन्हीं शब्दों को मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में लिख दिया। अब देखो समझने की कोशिश करो। उद्योग विशेष में उत्पादित वस्तु, ठीक है, उत्पादित वस्तु, उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के वजन, कच्ची सामग्री का वजन, इनका अनुपात। तो प्यारे साथियों भाग देने को हम अनुपात भी कहते हैं, भाग देना है उसको हम अनुपात भी कहते हैं। तो यहाँ पर किस किस के बीच में अनुपात है, कच्चे माल का भार और उत्पादित माल के भार के बीच में अनुपात है। तो पदार्थ सूचकांक वो किस किस के बीच का अनुपात है, कच्चे माल के भार का और उत्पादित माल के भार का अनुपात होता है। ठीक है, तो जो पदार्थ सूचकांक है, जो मटेरियल इंडेक्स है, वो कच्चे माल के भार और उत्पादित माल के भार के बीच का अनुपात होता है। पदार्थ सूचकांक के मान के संबंध में दो मत हैं। ठीक है, जब आप अलग अलग किताबों में पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको दो मत देखने को मिलेंगे। हमने दोनों मतों को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, कुछ कुछ किताबों में कुछ लिखा हुआ है, कुछ किताबों में कुछ लिखा हुआ है। गूगल भी आपको कंफ्यूज कर देगा इस मामले में। यदि पदार्थ सूचकांक का मान 1 से ज़्यादा होता है तो उद्योग कहाँ पर स्थापित होगा, कच्चे माल के पास में स्थापित होगा, कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थापित होगा। और यदि पदार्थ सूचकांक का मान 1 से यदि पदार्थ सूचकांक का मान 1 से कम होगा तो इस स्थिति में उद्योग कहाँ पर स्थापित होगा, बाजार के निकट स्थापित होगा। मतलब यदि पदार्थ सूचकांक का मान 1 से ज़्यादा है तो
तो आपकी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर लगेगी? कच्चे माल के स्रोत के निकट लगेगी। यदि पदार्थ सूचकांक का मान 1 से कम है तो आपकी फैक्ट्री कहाँ पर लगेगी? बाजार के निकट लगेगी। ठीक है। दूसरा मत क्या था? शुद्ध कच्चा माल होने की स्थिति में MI का मान 1 होता है। यदि आप अपनी फैक्ट्री में जो कच्चा माल यूज कर रहे हो और वो कच्चा माल बिल्कुल शुद्ध प्रकृति का है, तो इस हालात में जो पदार्थ सूचकांक है उसका मान कितना होगा? 1 होगा। और जो आप कच्चा माल अपनी फैक्ट्री में यूज कर रहे हो वो एक अशुद्ध प्रकृति का है, तो इस स्थिति में पदार्थ सूचकांक का मान 1 से अधिक होगा। ठीक है। तो यदि आप अपनी फैक्ट्री में शुद्ध कच्चे माल का उपयोग कर रहे हो तो पदार्थ सूचकांक का मान 1 होगा। यदि आप अपनी फैक्ट्री में अशुद्ध कच्चे माल का उपयोग कर रहे हो तो पदार्थ सूचकांक का मान 1 से अधिक होगा। श्रम लागत सूचकांक के बारे में बात कर लेते हैं। उत्पादित वस्तु के कुल भार एवं श्रम लागत के अनुपात को हम श्रम लागत सूचकांक कहते हैं। ठीक है। उत्पादित वस्तु का कुल भार, कि भाई किस उत्पादित वस्तु को, भाई सपोज दैट आप 100 किलो प्रोडक्ट पैदा कर रहे हो अपनी फैक्ट्री से, तो उस 100 किलो प्रोडक्ट को पैदा करने में कितने लोगों ने काम किया है? सपोज दैट टोटल 10 लोग थे जिन्होंने 100 किलो सामान पैदा करने में काम किया था। 1000 किलो सामान था, उस 1000 किलो सामान को पैदा करने में कच्चा माल 5000 किलो था, उससे 1000 किलो प्रोडक्ट बना। तो जो ये उत्पादित वस्तु है, जो 1000 किलो उत्पादित वस्तु है, इसको पैदा करने में कितने लोगों का योगदान है, मतलब श्रम की लागत कितनी है? 10 लोगों का योगदान है। ठीक है। अब इन 10 लोगों की लागत क्या है वो यहाँ पर आपको इंक्लूड करना है। भाई ये 300 रुपये में आ रहे हैं तो 3000 हो गई, ये 200 रुपये में आ रहे हैं तो ये 2000 हो गए। ठीक है। सूत्र याद कर लो, श्रम लागत सूचकांक का उत्पादित वस्तु का भार और श्रम लागत। तो जो श्रम लागत सूचकांक है वो उत्पादित वस्तु का कुल भार और श्रम लागत के बीच का अनुपात है। ठीक है। उत्पादित वस्तु के कुल भार और श्रम लागत का जो अनुपात है उसको हम क्या कहते हैं? श्रम लागत सूचकांक कहते हैं। श्रम गुणक, श्रम गुणक वह अनुपात है जो श्रम लागत और स्थानीयकरण भार के बीच में होता है। ठीक है। प्यारे साथियों ध्यान रखना है कि जो श्रम गुणक है ना, वो श्रम गुणक अनुपात है ना, ये श्रम लागत और स्थानीयकरण भार के बीच का अनुपात होता है। श्रम गुणक श्रम लागत और स्थानीयकरण भार के बीच का अनुपात होता है। उद्योग के यातायात स्थानीयकरण से श्रम स्थानीयकरण की ओर होने वाले झुकाव को नापने के लिए हम श्रम गुणक ज्ञात करते हैं। ठीक है। उद्योग के यातायात स्थानीयकरण से श्रम स्थानीयकरण की ओर होने वाले झुकाव को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? श्रम गुणक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। श्रम गुणक अधिक है तो पदार्थ सूचकांक कम होगा। ऐसी स्थिति श्रम स्थानीयकरण को प्रोत्साहित करेगी। प्यारे साथियों यदि श्रम गुणांक का मान अधिक है, ठीक है, तो ऐसे हालात में पदार्थ सूचकांक का मान क्या होगा? कम होगा। भाई जब श्रम गुणांक अधिक है तो ऐसे हालात में क्या होगा? पदार्थ सूचकांक का मान क्या होगा? कम होगा। जब श्रम गुणांक का मान अधिक है, पदार्थ सूचकांक का मान है, तो ऐसी स्थिति में श्रम स्थानीयकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है। यदि श्रम गुणांक का मान कम है, पदार्थ सूचकांक का मान अधिक है, तो ऐसी स्थिति में यातायात स्थानीयकरण को प्रोत्साहन करेगी। ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन बन जाएगा स्टेटमेंट टाइप का कि श्रम गुणांक अधिक एवं पदार्थ सूचकांक कम होने की स्थिति में यातायात स्थानीयकरण को प्रोत्साहित करती है। श्रम गुणांक कम और पदार्थ सूचकांक अधिक होने पर ऐसी स्थिति में श्रम स्थानीयकरण को प्रोत्साहित करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किस टाइप का है। ठीक है। तो यहाँ से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति। अब भाई ये विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति क्या है? जो इंडस्ट्री वो कहाँ पर फैली हुई है? विकेंद्रीकरण का मतलब यही है कि फैक्ट्रियाँ कहाँ पर किस तरीके से फैली हुई है। जब विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बहुत अधिक प्रबल हो तो स्थान विशेष पर केंद्रीकरण के कारण प्राप्त होने वाले लाभों में कमी आती है। भाई एक तो केंद्रीकरण की स्थिति है कि सभी के सभी जो फैक्ट्रियाँ वो एक जगह हैं। ठीक है। एक विकेंद्रीकरण की स्थिति है कि फैक्ट्रियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं, इस तरीके से फैली हुई हैं।
ठीक है, दो कंडीशन हो गई। ठीक है, अब सीन क्या होगा प्यारे साथियों, अब आप खुद बताओ, एक फैक्ट्रियां तो कुछ इस तरीके से लगी हुई है दूर दूर, ठीक है, एक फैक्ट्रियां इस तरीके से लगी हुई केवल एक ही एरिया में, तो आप खुद बताओ ज़्यादा प्रॉफिट कौन सी स्थिति में होगा, केंद्रीकरण की स्थिति में होगा या विकेंद्रीकरण की स्थिति में होगा ज़्यादा प्रॉफिट? जाहिर सी बात है ज़्यादा प्रॉफिट केंद्रीकरण की स्थिति में होगा। भाई ये इस तरीके से यदि फैक्ट्री लगी हुई है तो सपोज दैट मार्केट यहाँ पर होगा, इन सभी को हर सामान को लेने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। और जब केंद्रीकरण की स्थिति है तो जाहिर सी बात है सभी की सभी फैक्ट्रियाँ यहीं पर इसी में स्थापित होंगी, मार्केट भी यहीं पर होगा, इसलिए इनको सामान लाने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बहुत तेज हो जाती है, उद्योग दूर दूर फैलने लग जाते हैं, तो स्थान विशेष पर केंद्रीकरण के कारण प्राप्त होने वाले लाभों में कमी आने लग जाती है, ठीक है। जब भाई एक सेंटर में सपोज दैट सभी की सभी फैक्ट्रियां पहले एक सेंटर में थी, ठीक है, और यहाँ पर हर एक फैक्ट्री वाला एक प्रोडक्ट से 100 रुपये दिन का कमा रहा था, ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बाहर चली गई, विकेंद्रीकरण हो गया और यहाँ पर कुछ ही फैक्ट्रियाँ रह गई। सपोज दैट यहाँ पर अब केवल 50 फैक्ट्रियाँ, पहले यहाँ पर 1000 फैक्ट्री थी, ठीक है। तो अब जो लाभ है ना इन 50 फैक्ट्रियों को वो कब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अब मार्केट कम हो गए, सारी सारी फैक्ट्रियाँ बाहर चली गई। आप इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हो अपने गाँव का, ठीक है। आपका गांव था, गांव से यदि सभी के सभी लोग अपने खेतों में जाकर मकान बनाकर रहने लग जाएंगे ना, तो कंपैरेटिव आपके जो गांव का जो कीमत है, वहाँ की ज़मीन की जो कीमत है ना, वो तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगी, ठीक है। मैं दोबारा समझाता हूँ, ये आपका गांव है, सभी के सभी के मकान यहीं पर है, सभी लोग यहीं पर रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ की ज़मीन की जो कीमत है वो हर साल 10 रुपये के हिसाब से बढ़ रही है। दूसरी कंडीशन, पहले आपके गांव के जो बुजुर्ग थे वो यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब इन सब ये सब के सब लोग अपने खेतों में जा जाकर मकान बनाकर रहने लग गए और ये बिल्कुल खाली सा एरिया हो गया। तो अब यहाँ पर जो कीमत है ना ज़मीन की, वो लगभग 5 रुपये पर सालाना बढ़ेगी। भाई सबके सब लोग गाँव में को छोड़कर खेतों में जाकर शिफ्ट हो गए, तो जाहिर सी बात है गाँव बिल्कुल खाली हो गया, खाली हो गया तो वहाँ पर मार्केट भी नहीं रहा, मार्केट नहीं रहा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो ज़मीन की कीमत वो तुलनात्मक रूप से कम बढ़ेगी। और यदि गांव के लोग गांव में ही रह रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मार्केट बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ज़मीन की कीमत भी बहुत तेज़ गति से बढ़ेगी। तो यही सीन होता है इंडस्ट्री में। ध्यान रखना, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई यदि कोई फैक्ट्रियाँ हैं यहीं पर सेंटर में ही हैं, ठीक है, केंद्रीकरण की स्थिति में ही फैक्ट्रियाँ हैं, तो यदि कोई फैक्ट्री एक तो इस तरीके से दूर दूर खुली हुई हैं, ठीक है, और एक केवल सेंटर में है, तो आप खुद बताओ यदि आप दोनों में से कहीं पर फैक्ट्री खोलना चाहते हो, यहाँ पर खोलोगे या यहाँ पर खोलोगे, ठीक है। अब आपने फैक्ट्री खोलने का प्लान बना लिया, आपको एक रेंट पर मकान चाहिए फैक्ट्री खोलने के लिए, तो अब आप खुद बताओ यहाँ पर आपको सस्ता मकान मिलेगा या फिर यहाँ पर सस्ता मिलेगा? जाहिर सी बात है हमें सस्ता मकान यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर तो हमें बहुत महंगा मकान मिलेगा क्योंकि केंद्रीकरण है। यहाँ पर हमें जो श्रमिक है वो भी बहुत ज़्यादा कीमत पर मिलेंगे, है ना, यहाँ पर तो हमें जो श्रमिक है वो भी बहुत ज़्यादा कीमत पर मिलेंगे। यहाँ पर तो हमें वहाँ के लोकल लोग मिल जाएंगे, यहाँ के लोकल लोग इस फैक्ट्री में काम करने लगे, यहाँ के लोकल लोग इस फैक्ट्री में काम करने लगे, यहाँ के लोकल लोग इस फैक्ट्री में काम करने लगे। इन लोगों के पास रोज़गार नहीं था, इनको रोज़गार मिल गया, ठीक है। इनको आप 200-300 रुपये पर डे, 300 रुपये पर डे दोगे तो भी ये काम कर लेंगे क्योंकि अपने घर पर रहकर काम कर रहे हैं, ठीक है। इनकी किसी तरीके से किराया का इस तरीके का खर्चा नहीं आ रहा। अब भाई यहाँ पर तो बाहर से आकर लोग रह रहे हैं तो उनका खुद का खर्चा ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो यहाँ पर सस्ती कीमत में तो किसी भी हाल में काम नहीं करेंगे। यहाँ पर तो स्थानीय लोग काम कर रहे हैं तो वो तो सस्ती कीमत में कर लेंगे, उनको रोजगार मिल गया, घर के घर पर है, ठीक है। तो इस वजह से विकेंद्रीकरण में केंद्रीकरण की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है।
क्योंकि केंद्रीकरण की स्थिति में बहुत सारे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। वेबर ने कारखाना स्थिति सिद्धांत पर निम्न दो कारकों का प्रभाव प्रमुख माना, पहला प्रादेशिक और दूसरा स्थानीय। प्रादेशिक कारक के अंतर्गत दो प्रमुख है, पहला यातायात और दूसरा श्रम मूल्य है। स्थानिक कारक को केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण कारक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो प्रादेशिक कारक हैं इसमें यातायात और श्रम मूल्य आ जाता है, और जो स्थानीय कारक है उसमें केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण आ जाता है। न्यूनतम लागत के आधार पर वेबर ने उद्योग की स्थापना के लिए निम्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ठीक है भाई, न्यूनतम लागत के आधार पर वेबर ने उद्योगों की स्थापना के लिए कुछ अलग और बातें बोल दी, कुछ अलग और सिद्धांत दे दिया। भाई न्यूनतम लागत बोली है इन्होंने, अब न्यूनतम लागत कौन कौन सी स्थिति में हो सकती है इसको बहुत अच्छे से समझाने के लिए इन्होंने और भी ज़्यादा तरीके से एक्सप्लेन किया। तो किसी भी इंडस्ट्री को हमें न्यूनतम लागत वाले स्थान पर स्थापित करना है, इसके संबंध में इन्होंने तीन सबसे बड़े बड़े विचार दिए, तीन सबसे शानदार वाले विचार दिए। जिसमें पहला विचार तो ये था कि न्यूनतम परिवहन लागत, आप अपनी फैक्ट्री को वहाँ पर लगाओ जहाँ पर परिवहन लागत बहुत ही कम आ रही है। न्यूनतम श्रम लागत, या फिर आप अपनी फैक्ट्री को वहाँ पर लगाओ जहाँ पर श्रम लागत बहुत कम आ रही है। न्यूनतम एकत्रीकरण लागत, या आप अपनी फैक्ट्री को वहाँ पर लगाओ जहाँ पर एकत्रीकरण में बहुत ही कम लागत आ रही है। ठीक है, तो इस अपने उद्योग को कहीं पर भी एस्टेब्लिश करने के लिए हमें न्यूनतम लागत वाले स्थान का चयन करना है। हमें एक ऐसे क्षेत्र को ढूंढना है जहाँ पर सबसे कम लागत आ रही है, और वो सबसे कम लागत तीन तरीके से हो सकती है। पहला, परिवहन लागत बहुत कम आ रही हो, दूसरा न्यूनतम श्रम लागत हो, तीसरा न्यूनतम एकत्रीकरण लागत हो। ठीक है, तो इन तीनों को अब हम यहाँ पर डिटेल से बात करते हैं। तो प्यारे साथियों, यदि क्वेश्चन आ जाए, न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत वेबर ने दिया, न्यूनतम श्रम लागत सिद्धांत वेबर ने दिया, न्यूनतम एकत्रीकरण सिद्धांत वेबर ने दिया। अब हम इसको पढ़े कल वाली लाइव क्लास में। आज मैंने रिकॉर्डेड क्लास इसलिए ली है क्योंकि थोड़ा सा पब्लिसिटी भी चाहिए होता है, उसलिए मैंने ये रिकॉर्डेड क्लास ली है। और इस टॉपिक को मैं इसीलिए कंप्लीट नहीं कर रहा ताकि थोड़ा सा पेंडिंग में रह जाए, दोबारा से लोग कनेक्ट हो पाएँ पूरा सब कुछ समझने के लिए। और कल वाली लाइव क्लास में हम इसको अच्छे से डिटेल से सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं कल पूरे मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ लाइव क्लास में।